आदाब नाजरीन, इस्तकबाल हैं आप सबका। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास शुमारा। आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही ख़ास जगह। ये पूरा सेट लगा हुआ है एक शो का, एक सीरियल का, जहाँ पर हम मिलवाएंगे आपको एक बहुत ख़ास मेहमान से, जिनके वालिद साहब भी फ़िल्मों में थे, बेहतरीन एक्टर थे, वो ख़ुद भी फ़िल्मों में रहे हैं, कई सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनसे मिलने के लिए हम उनके सेट पर आए हैं। बहुत सारा शोर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह का एक पूरा घर का सेट बना हुआ है। तो सदाबहार नगमे में ये एक ख़ास चीज़ है जो आप देखेंगे। और अभी हम उनके कमरे में जा रहे हैं जहाँ पर उनके बेडरूम का सेट लगा हुआ है, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए। तो आइए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे ख़ास मेहमान से। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया और आज आप हमारे ख़ास मेहमान हैं। हम आज मिलने आए हैं परीक्षित साहनी साहब के पास और वह हमारे ख़ास मेहमान हैं। परीक्षित साहनी साहब को आपने कई सारी फिल्म्स में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा। इनके वालिद साहब भी अपने वक्त के बहुत उम्दा, बहुत मशहूर अदाकार रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चले हैं परीक्षित साहनी साहब, जिन्होंने हर फिल्म में, हर सीरियल्स में बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है। उन्हीं का यहाँ पर एक सीरियल का सेट लगा हुआ है और इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुराना दौर आपने देखा है और आपके वालिद साहब भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर रहे हैं, जिनको मेथड एक्टर कहा जाता था। और कोई सानी नहीं था उनकी एक्टिंग का, बल्लाज साहनी साहब। उनके बाद आपने भी एक फिल्म में, 2 फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। जी। तो आपकी कैसे शुरुआत हुई, आपको कैसे दिलचस्पी हुई फिल्मों की? देखिए, ये सब इत्तेफाकन हुआ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं बहुत छोटा था। 1947 में सारा ख़ानदान तितर बितर हो गया था। हम लोग उस तरफ से आए थे, भेरा के रहने वाले हैं हम दरअसल, और रिहाइश रावलपिंडी की थी जी। मैं तो बहुत छोटा था तब, आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली। मगर जब हमारे दादाजी जो थे वो काफ़ी खुशहाल इंसान थे, बैंक था उनका, बिजनेस थी बहुत। लेकिन वहाँ से जब पूरा ख़ानदान, ये मैंने सुना है और किसी हद तक महसूस भी किया कि जब इधर आए तो बिल्कुल फाका कशी के आलम में यहाँ थे हम लोग। तो हालात ये थे, हुजूर के घर में खाने को नहीं था। तो जब डैडी ने मुझे बम्बई बुलाया तो उनकी दोस्ती हो गई थी अयूब साहब से और दिलीप साहब के ख़ानदान से। यूसुफ साहब के बड़े भाई थे अयूब साहब, जिनको मैं अभी तक मुझे याद नहीं, वो उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया। लेकिन उस ख़ानदान से हम काफ़ी दोस्ती हो गई वालिद साहब की, क्योंकि तकरीबन एक ही इलाके के, ज़बान भी एक ही, ज़बान भी जी। तो दिलीप साहब तब तक काफ़ी मशहूर एक्टर बन चुके थे और वालिद साहब की तो शुरुआत थी बिल्कुल। तो आलम ये था कि खाने में, जैसे मैंने कहा कि कुछ था नहीं घर में, तो अयूब साहब ने सजेस्ट किया कि आसिफ साहब को सबसे पहले जी। और फिर दूसरा एक थे नितिन बोस साहब, उनको सजेस्ट किया कि इनका बेटा जो है, बच्चा है अभी, अगर उसको फिल्म में ले लें। तो उस ज़माने में मुझे लगा है, मुझे याद है शायद 1000-1500 रुपये मिला था। मगर वालिद साहब मेरे पास आए और बड़े जज्बाती होकर उन्होंने कहा, बेटे घर में मेरे पास तो काम नहीं है और खाने के लाले पड़े हुए हैं, बेटे तुम फिल्म में ज़रा काम कर लो तो हमारा शायद 2-3 महीने गुजारा निकल जाए। तो हमने कहा ठीक है। दीदार फिल्म थी, मैंने कभी फिल्मों में, मेरा कोई दिलचस्पी दरअसल थी नहीं, मैं तो स्कूल में भी नहीं था तब, बहुत छोटा था। तो इस तरह से दीदार में काम करने का मौका मिला और हौसला अफजाई हमारी यूसुफ साहब, दिलीप साहब ने की हमेशा। तो उन्होंने, अयूब साहब ने आसिफ साहब को कहा कि यार इनकी बड़ी हालत खस्ता है, तो अब प्लीज़ ज़रा बच्चे को काम करें। तो दिलीप साहब का जो चाइल्ड रोल था वो हमें करने का मौका मिला दोनों फिल्मों में। लेकिन हलचल कुछ खास चली नहीं। मगर ये दूसरी जो फिल्म थी दीदार, जिसका नाम था दीदार, वो बहुत हिट हुई
और जो हमें लोगों ने जिस तरह से प्यार से और बड़ी इज़्ज़त अफसाई के साथ हमसे पेश आए, हालांकि मैं बच्चा था तो हमारा थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया तो एक दिन हमने, वालिद साहब ने कुछ कहा डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने कह दिया आप याद रखिए हुजूर कि घर में कमाई मैं कर रहा हूँ अब। तो उनको बड़ा झटका लगा, बेचारे थोड़ा सा मायूस हो गए। और फिर फिल्म बड़ी हिट हो गई और हमारा नाम भी बिल्कुल और रोशन हो गया, और लाइन लग गई प्रोड्यूसर्स की कि चाहे तो चाइल्ड आर्टिस्ट परीक्षित साहनी को ले जाए ना। मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी थी नहीं, और वालिद साहब ने महसूस किया कि इस उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट बनना, आगे इसका दिमाग ख़राब हो रहा है और ये फिल्म लाइन का जो माहौल है उससे वो नाखुश थे। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अच्छे अच्छे स्कूलों में सबसे पहले हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। तो हमें उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजा, फिर सबसे अच्छे कॉलेज में भेजा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे। तो उस वक्त उस ज़माने में दिल्ली का सबसे उम्दा कॉलेज था ये सेंट स्टीवंस कॉलेज, वहाँ गए। और उसके बाद फिर हम, कोई इरादा नहीं था फिल्म लाइन में आने का फ्रैंकली, हम यूरोप चले गए बाकी आगे की पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। ये कहानी है हमारे बचपन के एक्टिंग की। अब हम जानेंगे एक ऐसे एक्टर जो कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा के पुराने जो अदाकार रहे हैं उनमें शुमार किए जाते हैं और बहुत लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। ज़ाहिरी बात है आपके वालिद साहब से आपसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे, अशोक कुमार साहब जिनको दादा मुन्नी के नाम से जानते हैं। देखिए, मुझे पहली फिल्म मैंने जो बचपन में देखी, एक फिल्म थी महल, बहुत पुरानी, बहुत हिट फिल्म। मैं मेरे ख्याल में 6ठी या 7वीं में था तब। तो तब से मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस था, मुतासिर था, और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनसे रूबरू मिलूँगा, बात करूँगा और फिर उनके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। कई फिल्मों में काम किया उनके साथ, और न जाने क्यों एक बड़ा जज्बाती रिश्ता उनके साथ डेवलप हो गया। वो शायद हमारे वालिद साहब की वजह से। वो मुझे मुख्तलिफ नज़रों से देखते थे नए आर्टिस्ट में से, पता नहीं क्यों। एक दिन उन्होंने बताया मुझे, और ये में उनका बड़प्पन है, ऐसा दूसरा आर्टिस्ट कभी कहेगा नहीं जो उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा क्या साहब? मैंने कहा तेरे को एक बात बता रहा हूँ, किसी को बोलना मत। मैंने कहा जी बताइए। कह रहा हमको बुलाया था विमल रॉय ने 2 बीघा ज़मीन के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो हम चले गए और हम बहुत खुश थे। हमको वो रोल चाहिए था 2 बीघा ज़मीन का, शंभू का जो रोल है। और फिर तीसरे दिन पता चला कि वो तुम्हारे पिताजी पहुंच गए वहाँ पे और उनको रोल मिल गया। तो हम बहुत खफा हुए, हमको लगा कि किसी ने हमको बड़ा इंसल्ट कर दिया है। और जब मेरी आदत है, वो उन्होंने कहा मुझे कि उनकी आदत है कि जब भी कहते थे कि मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि ये दिलीप हो या राज हो या देव हो या कोई भी हो, मुझे लगता था कि इससे बेहतर तो मैं कर सकता हूँ यार, क्या कर गए, हजाम है। और मैं तुम्हारे पिताजी की फिल्म देखने गया तो दिल में मैं गुस्सा था मेरे कि ये मेरा रोल था, ये कल का लौंडा कैसे ले गया, बिकॉज पिताजी की वो दूसरी या तीसरी फिल्म थी। तो उन्होंने कहा मुझे पहली बार जिंदगी में महसूस किया मैंने बेटा कि जो ये आदमी कर गया है वो मैं कभी नहीं कर सकता। अब हम जानना चाहते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में, क्योंकि आपने बताया शुरू में कि आपके वालिद साहब का और आपका बहुत क्लोज़ रिलेशन रहा है उनके साथ, और वो दिलीप साहब रहे हैं। तो दिलीप साहब को अगर फिल्मों से हटा दिया जाए तो हिंदी सिनेमा अधूरा सा हो जाएगा। तो दिलीप साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, वो तो एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत सी बन गई है फिल्म लाइन में। उन्हें तो लोग याद करते हैं, पूरा दौर उनका था जब तक वो थे। तो वो लोग कहते हैं कि ये दिलीप साहब का, देव साहब का और राज जी का दौर था, राज कपूर साहब, देवानंद और दिलीप साहब का, और ही वॉज एन एक्टर। देखिए,
ये काबिल दाद एक बात है उनकी कि वो एक फल बेचने वाले के बेटे थे जिनकी क्रॉफर्ड मार्केट में फलों की दुकान थी उनके वालिद साहब की जी। और कभी उनका ताल्लुक फिल्म लाइन से नहीं रहा। ये ना तो इन्होंने कोई किसी स्कूल में गए पढ़ने के लिए एक्टिंग के बारे में, या तो ना तो इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी स्तानिस्लावस्की वगैरह की, मगर तजुर्बे से वो सीखे। मुझे उड़ते उड़ते उन्होंने एक बात कह दी, मेरे बहुत करीब थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि यार मैं एक फिल्म थी लॉरेंस ओलिविये की, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ओ यार मैं कितने सैकड़ों बारी देखी, बड़ा स्टडी की था मैं लॉरेंस ओलिविये किस तरह एक्टिंग करता है। सो उन्होंने बड़ी मुश्किल तरीके से सीखा था एक्टिंग करना। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। और फिर ऐसी बुलंदी पे पहुंच गए कि सबको पीछे छोड़ गए। तो उनके बारे में, और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कुछ जानता नहीं इसके बारे में कि बड़े ही नेक दिल इंसान है वो। यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की बड़ी मदद करते रहते हैं कि घर से किसी को नहीं बताते, वो किसी को नहीं पता है, ये कोई बताते भी नहीं। अब हम कुछ सर बात करेंगे जो पुराने सिंगर्स रहे हैं, बेहतरीन सिंगर्स रहे हैं, चाहे रफ़ी साहब हों, किशोर साहब हों, मन्ना डे साहब हों, लता जी हों, या आशा जी हों, या तलत महमूद साहब हों, या नौशाद साहब हों। अगर म्यूज़िक कंपोजर्स की बात करें, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, शंकर जी, जयकिशन जी, मदन मोहन साहब, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। जी। आप भी उस दौर से गुजरे हैं, ज़ाहिरी बात है पुराने गाने आप भी पसंद करते होंगे और वही सुनना पसंद भी करते होंगे आज के दौर में जब वक्त मिलता होगा आपको पुराने नगमे। जी जी। तो रफ़ी साहब की अगर बात करें और रफ़ी साहब के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहें तो क्या कहेंगे रफ़ी साहब के बारे में? भाई रफ़ी साहब तो एक ट्रेडिशन है और सब उनको बहुत बहुत मानते हैं और लाजवाब थे वो। और मैं उनसे पर्सनली वाकिफ़ था। हमने एक फ़िल्म बनाई थी पवित्र पापी, जिसे मैंने एक्चुअली डायरेक्ट करना था जी, मगर वो एक हमारी फ़िल्म हिट हो गई अनोखी रात, तो लोगों ने कहा अभी वो छोड़ दीजिए, आप उसमें एक्ट कीजिए। तो उस फिल्म के जब मैं उसका निर्देशन, उसकी डायरेक्शन में मसरूफ़ था, तो उस ज़माने में रफ़ी साहब के साथ एक गाना भी रिकॉर्ड करने का मौका मिला मुझे। अच्छा जी। और वो गाना बाद में मुझ पर ही पिक्चराइज भी हुआ जी। मेरे करियर के आगाज़ में ही, शुरुआत में ही मुझसे मेरी पहली वाक़फ़ियत ही जी रफ़ी साहब के साथ हुई। ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है आपकी। हाँ, मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसी हस्ती से मिलने का, काम करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो एक लाजवाब इंसान थे, लाजवाब इंसान थे वो। मतलब उनकी याद आती है तो हम उन्हें बड़ा मिस करते हैं। बिल्कुल सर, एक अगर बुरा ना माने तो कोई एक लाइन आप गा सकते हैं? देखिए मैं बहुत बुरा गाता हूँ और मैं आपका गाना शुरू कर दूंगा तो आपकी टीआरपी डाउन हो जाएगी। मगर वो गाना था, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह ऐसा कुछ था, हमने जिंदगी बसर कर ली। बड़ा अच्छा गाना था यार। आई एंजॉयड सिंगिंग दैट सॉन्ग वेरी मच, इट वाज वंडरफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक गाना मैंने पवित्र पापी के लिए रफ़ी साहब से गवाया था, मैं मौजूद था जब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। दूसरा गाना वो किशोर साहब ने गाया और उस वक्त भी मैं मौजूद था, मगर उनकी हरकतें देखकर मैं बिल्कुल चकाचौंध हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार हो क्या रहा है।
बुलाया मुझे, मैं भागता भागता पहुंचा। मैंने कहा सर, देखा मेरी तरफ गौर से, मैं भाग गया, वापस चला गया। फिर एक रिहर्सल हुई तो फिर मेरी तरफ, मैं फिर भाग के आया। मैंने कहा सर हुक्म। फिर देखते रहे मेरी तरफ थोड़ी देर। फिर तो उनकी हरकतें बड़े मजाकिया मिजाज के थे वो जी। एक बार शूटिंग कर रहे थे बहुत बड़ी गाड़ी में, पेडर रोड पे जी। आपको मालूम पेडर रोड यूं नीचे जाती है, सिटी में है सिटी जी। तो पेडर रोड का शॉट था कि वो नीचे आते हैं, वहाँ पे कैमरे सामने पड़े होते हैं हाजी अली पे, वो नीचे आते हैं ड्राइव करते करते हीरोइन के साथ, और वहाँ गाड़ी रुकती है। तो सब ठीक हुआ, जब शॉट हुआ तो गाड़ी रुकी नहीं, आगे निकल गई और लोग इंतज़ार करते रहे। और उनका फ़ोन आया खंडाला से, वो खंडाला पहुंच गए कि माफ़ कीजिए हम तो खंडाला में हैं, मैं यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। सो ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। उनको ये कुछ उनका भरोसा नहीं था कब क्या करने वाले हैं, मगर एज अ सिंगर इट वॉज अ नेचुरल टैलेंट। पता नहीं उन्होंने कब रियाज किया, कब उन्होंने सीखा, किससे सीखा, कोई नहीं जानता। कोई भी नगमा दे दो, कोई भी धुन दे दो उनको, आप पहले बार सुनोगे तो आप कहोगे यार एक मनहूस गाना है यार, शायद दादा ना कर देंगे। वो एक दो रिहर्सल, 3-4 रिहर्सल के बाद हमें ये करेगा, हमें वो चेंज करेगा, हमें ये दादा करेगा, हाँ करेगा। करते 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 ऐसा गाना गाते थे, उनका कोई ऐसा गाना नहीं मुझे याद जो कि हिट ना हुआ। जीनियस। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जीनियस हुए, मैं क्या बताऊँ आपको।